हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष आईएएस पे। और आज हम एक नई सीरीज़ लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्री की डेट बता दी है, 12 जून को आप लोगों का प्री होने वाला है। तो उसी को देखते हुए हम लोग जो है करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और ये हम पढ़ेंगे घटनासार, एक बुक है, उनकी बुक से हम ये पूरा करंट अफेयर्स कवर करेंगे। क्योंकि देखिए ये जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ये हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे अक्टूबर और नवंबर का पढ़ेंगे इसमें हम, क्योंकि जितने भी आपके स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं इसमें लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स आता है। तो हमारा टारगेट है कि हम लास्ट अक्टूबर से लेके और मई तक हम पढ़ेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला है, देखिए, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल हुआ श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क यानी कि UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। 8 नवंबर 2021 में दुनिया भर के चुने गए 49 शहरों में से कश्मीर एक है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी जम्मू कश्मीर की? श्रीनगर है, इसको शामिल किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुराने शहर के जीवंत सांस्कृतिक लोकाचार के लिए फिटिंग रिकॉग्निशन के रूप में इसकी प्रशंसा की है। और यूनेस्को ने 49 अन्य शहरों को भी रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के हिस्से रूप में नामित किया है। और इसमें और जो हमें जानकारी पढ़नी है कि मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर के बाद श्रीनगर ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का 6ठा शहर है। शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में श्रीनगर शहर को जयपुर के बाद इस श्रेणी में भारत का केवल दूसरा शहर नामित किया गया है। और अगर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों को 7 क्षेत्रों में नामित करता है तो वो ये थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि शिल्प, लोक कला, मीडिया कला, फिल्म डिज़ाइन, पाक कला, साहित्य और संगीत में। हर साल यूनेस्को दुनिया भर के विभिन्न शहरों को अपनी UCCN परियोजना के तहत रखने के लिए आवेदन मांगता है। भारत में आवेदन सांस्कृतिक मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाते हैं। अगली न्यूज़ हम पढ़ते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की, जो 2021 की है। ये बेंगलोर स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। रिपोर्ट के इस 6ठे संस्करण के अनुसार 18 बड़े राज्यों में से शीर्ष 3 स्थान पर है केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो नंबर 1 पे हमें याद करना है केरल है, और बड़े राज्यों में सबसे नीचे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और इसका स्कोर है उत्तर प्रदेश का 1.418 का। और छोटे राज्यों में सबसे बड़े पे है सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेशों में है पुडुचेरी। अब हम थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि भी पब्लिक अफेयर इंडेक्स क्या होता है। देखिए, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 5 विषयों के बारे में बात करता है। 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, 43 संकेतों के साथ इक्विटी, विकास और स्थिरता के 3 स्तंभों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित रैंकों को प्रदान किया जाता है। मतलब ये सब इनकी चीज़ों पे देख के ये स्टेट्स को और UT को रैंक प्रदान करता है। अगला हम लोग देखते हैं कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स में 2021 में 5 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का विश्लेषण भी शामिल है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका के प्रमुख विकास मानकों में सहायता करते हैं। यह है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, समग्र शिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील स्कीम जिसे हम बोलते हैं। अब कुछ और इनके प्रमुख निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। शीर्ष पे तो हमने देखिए पढ़ा था केरल है, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना आता है। 2 स्तंभ कोविड-19 प्रतिक्रिया सूचकांक एवं वर्ष प्रतिवर्ष प्रदर्शन एवं राज्यों का संकुल विश्लेषण। मनरेगा क्रियान्वयन केरल स्ट्रीम सबसे ऊपर है और मध्याह्न भोजन योजना में गोवा सबसे ज़्यादा शीर्ष स्थान पर है। और आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अब यहाँ से पढ़ते हैं। हुरोन इंडिया परोपकारी सूचना, ये नवंबर में जारी की गई है और इसमें जो है विप्रो के संस्थापक यानी कि अजीम प्रेमजी ने दान देकर सूची में नंबर 1 स्थान अपना बना लिया है। और HCL के शिव नारदर ने भी जो है करोड़ रुपए के वार्षिक दान के स्थान पर दूसरा स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। और रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी जो है अपने परिवार के साथ जो है 30 स्थान पर हैं। अब हम पढ़ते हैं समुद्रयान परियोजना। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के आधिकारिक तौर पर चेन्नई में समुद्रयान प्रोजेक्ट
नामक भारत में मानवयुक्त महासागर मिशन का शुभारंभ किया गया अक्टूबर में। यूनिक ओशन मिशन का उद्देश्य उप समुद्री गतिविधियों के संचालन हेतु गहरे पानी के अंदर मानवयुक्त वाहन का प्रयोग करना है। तो इसी तकनीक के साथ भारत इस तरह के पानी में नीचे वाहन रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। तो कौन कौन से राज्य हैं, यानी कि अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, चीन और अब भारत भी इसमें शामिल हो जाएगा। समुद्रयान राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था के महासागर मिशन का हिस्सा है और इससे परियोजना को करने के लिए हमें 6,000 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। इतने रुपये इनको लग जाएंगे। इस परियोजना के तहत गहरे पानी से चलने वाली सबमर्सिबल को मत्स्य 6,000 को कोड नेम दिया गया है। ये मत्स्य 6,000 याद होना चाहिए। सामान्य स्थिति में ये 12 घंटे तक समुद्र गहराई रह सकता है। इसे चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया। पहली बार एक आम भारतीय ईसाई को संत की उपाधि वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने कन्याकुमारी में 18वीं शताब्दी में जन्मे देवासहायम पिल्लई को संत की उपाधि दी है। ये पहली बार दी गई है। देवासहायम ने 1745 ईस्वी में स्वयं को हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तन कर अपना नाम लेजस रखा था। ये सब उन्हीं के बारे में है। इम्पोर्टेंट हमें वही नाम याद रखना है इनका। अब पढ़ते हैं। चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम IMS, ये एक चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है और इस ट्रेन के विश्व स्तरीय रखरखाव, पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों और यात्रियों की सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा पर प्रमाण पत्र मिला है। तो इस ट्रेन का हमें नाम याद रखना है। और ये कहाँ है, ये आपके चेन्नई में आपको ये, चलिए चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। अब पढ़ते हैं लीड्स लॉजिस्टिक इंडेक्स। लीड्स लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2021, यहाँ पे जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस 2021 की जो रिपोर्ट जो है 8 नवंबर को जारी की गई। इसमें गुजरात जो स्टेट है वो नंबर 1 पे आया है। और 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण कोई रैंकिंग नहीं दी गई थी। लीड्स की 2021 की रिपोर्ट में शीर्ष 10 राज्यों में गुजरात के बाद हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है और फिर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 7 छलांग लगाकर 6ठे स्थान पर आ गया। तो मतलब उत्तर प्रदेश की क्या रैंकिंग है, उत्तर प्रदेश 6th रैंक पर आ गया है और 2019 में इसकी 13th रैंक थी। तो यूपी का जो लॉजिस्टिक्स प्रोफाइल देते हैं, सड़क की लंबाई, राज्य मार्ग, रेलवे ट्रैक, नेशनल कंटेनर, निजी फ्रंट टर्मिनल, मतलब इन चीज़ों को देख के यूपी की जो है स्टेट की रैंक तैयार की गई है। और उत्तर पूर्वी राज्यों की हम बात करें, हिमालय केंद्र शासित राज्यों की, तो जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर है और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली है नंबर 1 पे। पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम और मेघालय शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो राज्यों की भी सक्रिय नीतियां, अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे और एक उत्तरदायी सरकार द्वारा संचालित सेवा के लिए सूचकांक में गुजरात ने अपना नंबर 1 स्थान बनाया है। तो लीड्स में जो 2021 में किसने टॉप किया है, गुजरात नंबर 1 पे है। गुजरात अपनी एकीकृत रसद नीति और एक रसद पार्क नीति, शहर के स्तर पर संस्थागत ढांचे के निर्माण, उपयुक्त बंदरगाह संबंधी बुनियादी ढांचे में बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है अपनी गुणवत्ता को लेके। ये एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि इनकी क्या क्या पॉइंट्स हैं, इन्हीं को लेके हम लोग पढ़ रहे हैं। पंजाब 3रे स्थान पर रहा है। वो क्या बोलते हैं, मैं बताने वाला हूँ अभी से। लीड्स की रिपोर्ट के लॉन्च करते हुए वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि लीड्स 2021 सिफारिश भारत को अगले 5 वर्षों में लॉजिस्टिक्स लागत में 5% कमी लाने इसमें मदद कर सकती है। फिलहाल जो लॉजिस्टिक्स की लागत GDP का करीब 13 से 14% है। अच्छा, लीड इंडेक्स क्या है, ये सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और डेलॉयट द्वारा पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया था। तो मंत्रालय का नाम यहाँ पे हमें याद होना चाहिए, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। लीड्स इंडेक्स राज्यों को उनकी रसद सेवाओं और दक्षता के आधार पर रैंक दी जाती है और जो उनकी आर्थिक विकास का मतलब इकोनॉमी कितना अच्छा डेवलप कर रहे हैं उसका संकेत है।
लीड्स 2018 ने आयात निर्यात व्यापार पर ध्यान दिया था। लीड्स 2019 ने घरेलू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे, 21 में प्रत्येक राज्य के घरेलू और एक्जिम लॉजिस्टिक इकोसिस्टम का ध्यान लगाया था। अब हम बढ़ते, अगली न्यूज़ है राज्य ऊर्जा दक्षता 2020 में। ये जो है 27 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ऊर्जा द्वारा जो है रिलीज की गई है सूचकांक, यानी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। इसमें जो नंबर 1 पे है कर्नाटका प्रदेश रहा है। कर्नाटका ने यहाँ 100 में से 70 अंक हासिल किए हैं। और उस सूचकांक में दूसरे स्थान पे राजस्थान, तीसरे पे हरियाणा रहा है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर इन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी द्वारा जारी किया जाता है। राज्य द्वारा दक्षता सूचकांक में राज्यों को 4 श्रेणियों में आंकलित किया जाता है। ये पहले राज्य में एस्पिरेंट लिया जाता है, दूसरे में दावेदारों, फिर बाद में अचीवर्स में लिया जाता है। ये इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 पे हमने पढ़ चुके हैं, कर्नाटका है। और यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश की रैंकिंग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश यहाँ पे 9वें स्थान पर है। अब WHO द्वारा कोवैक्सीन को आपातकाल प्रयोग की मंजूरी। बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मंजूरी मिल गई है। तो कोवैक्सीन को किसने बनाया है? बायोटेक ने। और किसने मंजूरी दी है? WHO ने, कि वो आपातकालीन उपयोग सूची के लिए भारत निर्मित वैक्सीन की सिफारिश की है उन्होंने। हैदराबाद स्थित बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा विकसित कोवैक्सीन एक वैक्सीन है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। WHO ने अब तक आपातकालीन उपयोग के लिए 8 कोरोना वैक्सीन को लिया है, अब जिसमें फाइजर, बायोटेक, एस्ट्राजेनेक, ऑक्सफोर्ड, कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, सिनोफार्म, साइनवैक और कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गर्भवती महिलाओं पर कोवैक्सीन के प्रयोग की अनुमति अभी नहीं दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को कोवैक्सीन के उपयोग की अवधि को निर्माण की तारीख से 12 महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। अगली देखते हैं क्या हमारे करंट अफेयर्स में। 7,965 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 7,965 करोड़ रुपए के हथियार और रक्षा उपकरण की खरीद की मंजूरी दे दी है। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL से 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 2 नवंबर 2021 को रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC की बैठक में इनका प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 12 हेलीकॉप्टर के अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से लाइनेक्स U-2 नौसेना तोप नियंत्रण प्रणाली भी खरीदी जाएंगी। DAC ने डॉर्नियर विमानों के अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। HAL ने इन विमानों को उन्नत करेगा जिससे नौसेना की निगरानी की क्षमता बढ़ेगी और इससे आत्मनिर्भर भारत भी बढ़ेगा। देखते हुए नौसेना के लिए विदेश से तोपें खरीदने की बजाय अब भारत हैवी इलेक्ट्रिक व्हील से भी अधिक उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट खरीदे जाएंगे। अब है मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ये रिपोर्ट अभी अक्टूबर में रिलीज हुई है और को चाहे ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद गैर लाभकारी नीति अनुसंधान द्वारा मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ए डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट के रूप में जारी की गई है। रिपोर्ट ने पहली अपनी तरह का पहला क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स भी लॉन्च किया है। सूचकांक ने भारत में 640 जिलों का विश्लेषण किया है और पाया कि इनमें 460 जिले अत्यधिक बाढ़, सूखा और चक्रवात की चपेट में। मतलब भारत में जो 640 जिलों का जो विश्लेषण यही है कि हमारे देश के जो 463 डिस्ट्रिक्ट हैं वो अत्यधिक बाढ़, फ्लड, ड्राउट और साइक्लोन इनके चपेट में है। तो प्रभावित राज्य 27 और केंद्र शासित प्रदेश चरम जलवायु घटनाओं की चपेट में है जो अक्सर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बाधित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जितना ज़्यादा बाढ़ और ड्राउट आएगा उससे हमारी अर्थव्यवस्था भी गिरेगी और उससे जो है सोशल डेवलपमेंट रुकेगा। जब इकोनॉमी डेवलपमेंट ख़त्म होगा तो और कमज़ोर समाज आएगा विस्थापित करते हैं। भारत के सर्वाधिक जलवायु विविधता वाले राज्यों की रैंकिंग इस प्रकार है। देखिए, नंबर 1 पे आसाम है, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश है और नंबर 3 महाराष्ट्र है। भारत में कोविड-19 टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया गया है। वैक्सीनेशन अभियान को शुरू हुए लगभग 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और ये हम पढ़े जो पूरी हम करंट अफेयर्स पढ़े हैं अक्टूबर नवंबर की हम इसमें पढ़ेंगे इसमें।
ठीक है, तो ये 8-9 महीने पुरानी बात है कि इतना पूरा हो गया है। 1 अरब खुराकें हम लोगों ने पूरी कर ली हैं। और पीएम मोदी ने इस उपलब्धि को भारतीय विज्ञान उद्यम और 130 करोड़ भारतीय सामूहिक भावना की जीत कहा है इन्होंने। वैक्सीन ड्राइव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कोविन वेबसाइट की एक वेबसाइट है कोविन वेबसाइट के अनुसार देश की 75% व्यापक आबादी को एक खुराक तथा 31% आबादी को दोनों खुराक अब तक 21 अक्टूबर मिल चुकी है। कुल 100 करोड़ टीके में 88% कोविशील्ड के और 12% कोवैक्सीन के टीके लगे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं सबने जो है मोस्टली ने कोविशील्ड लगाया है और 12% लोगों को कोवैक्सीन टीके लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत को 10 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को छूने में 85 दिन लगे और 20 करोड़ का आंकड़ा छूने में 45 दिन लगे। सबसे अधिक खुराक देने वाले शीर्ष राज्य रहे पहले उत्तर प्रदेश फिर महाराष्ट्र। देख सकते सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश ने पहला राज्य रहा है जो सबसे ज़्यादा खुराक दिए हैं। अब पढ़ते हैं भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र। ठीक है, नीति आयोग ने 18 अक्टूबर 2021 को भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया लॉन्च किया, जो पारंपरिक बिजली संयंत्रों, तेल और गैस कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, कोयला क्षेत्रों और कोयला ब्लॉक जैसे देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। यह नक्शा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से नीति द्वारा विकसित किया गया है। तो पूछ सकते हैं आपसे मानचित्र जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। भारत के व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस जो है मानचित्र को संयुक्त रूप से डॉक्टर राजीव कुमार और डॉक्टर वी.के. सारस्वत ये नीति आयोग के मेंबर हैं और श्री अमिताभ कांत ये सीईओ हैं नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। जीआईसी मानचित्र के किसी देश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए ऊर्जा के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत तथा उनके परिवहन प्रेषण नेटवर्क की हम पहचान कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली प्राप्त करने वाला गोवा पहला राज्य बन गया है। मतलब गोवा ने हर घर खुले में शौच मुक्त और हर घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो गोवा जो है ओपन डिफेक्शन फ्री में बन गया है। मूल ओडीएफ प्रोटोकॉल वर्ष 2016 में जारी किया गया था, जिसके अनुसार किसी शहर या वार्ड को ओडीएफ शहर या वार्ड के रूप में अनुसूचित किया जाता है। इस उपलब्धि के साथ गोवा हर घर जल मिशन के तहत घर को हर नल का पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा गोवा ने गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का 100% लक्ष्य हासिल करने के साथ कोविड-19 की 100% पहली खुराक को भी पूरी कर ली है। कश्मीर में 250 मीम सीर जल पूर्ति योजना का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कश्मीर के पहलगाम जिले में सीर जल आपूर्ति योजना के नाम से। ये कहाँ हुई है हमारी जो ये कहाँ पे हुई है, कश्मीर में हुई है योजना जो है। उन्होंने गोल्फ कोर्स पहलगाम विकास प्राधिकरण के टूरिस्ट हट का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है मेनली कि ये उद्घाटन कहाँ हुआ है। और ये अभियान ग्रीन जेके ड्राइव के बैनर तले चलाया जाएगा। अभियान के तहत कुल 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। उत्तराखंड को मिला देश का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन मिला है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने नैनीताल जिले में हल्द्वानी स्थित लाल कुआं में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान को उद्घाटन किया। 3 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थापित उद्यान में पूरे भारत से सुगंधित प्रजातियों की 140 विभिन्न प्रजातियों का रोपण किया है। इसमें हल्दी, अदरक, 9 प्रजातियां हैं, तुलसी की हैं। अब पढ़ते हम लोग जो है IES अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 4थी महासभा ये अक्टूबर में हुई थी और ये वर्चुअल तरीके से की गई है नई दिल्ली में, क्योंकि आजकल कोविड है तो जो है चीज़ें जो है वर्चुअल की जा रही हैं। इस महासभा में 108 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 74 सदस्य देश हैं, 34 पर्यवेक्षक हैं। ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने महासभा में संबोधन कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया भर में 80 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचा सकता है। सौर और नवीनकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके सभी को ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए यही मिलजुल कर काम करने का सही तरीका है और समय भी है। श्री सिंह ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सदस्य देशों में क्रेडिट गारंटी और हरित ऊर्जा निवेश को चलाने में मदद करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा की बैठक वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में $1 खरब के वैश्विक निवेश के वायदे के साथ संपन्न हुई। तो कितने वर्ष से 2030 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में $1 खरब के वैश्विक निवेश के लिए संपन्न हुई थी। ये इतना का वायदा है। और हाल ही में ग्लासगो में संपन्न COP26 जलवायु सम्मेलन में एक सौर निवेश कार्य एजेंडा और एक सौर विंड रोड मैप भी तैयार किया गया है। तो जो हमारा COP26 कहाँ हुआ है, ग्लासगो में हुआ है। और इसका जो है ग्रीन शीट इनिशिएटिव 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड का भी शुभारंभ किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई सरकार के बीच एक विकास संबंधी समझौता। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई सरकार ने श्रीनगर में 18 अक्टूबर 2021 को एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं। तो ये याद होना चाहिए, यूटी है उत्तर जम्मू कश्मीर और दुबई के बीच में विकास संबंधी समझौता हुआ है। इसमें जो समझौता में क्या है, रियल एस्टेट विकास, औद्योगिक पार्क, IT टावर, बहुउद्देशीय टावर, चिकित्सा, इन सब के बारे में बात की गई है। ये जो है यूटी जो हमारा है जम्मू कश्मीर, ये प्रदेश बनने का पहला किसी विदेशी सरकार का ये पहला निवेश समझौता है। और इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभूतपूर्व विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को प्रति आभार प्रकट किया है। तो हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करते रहिए और बहुत अच्छे से करते रहिए। अच्छा सा पेपर आपको लोग का हो जाएगा। ऑल दी बेस्ट।